हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन आर स्टूडियो में कैसे करते हैं। तो आर स्टूडियो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और बहुत सारे लोग इसीलिए इससे डर जाते हैं, लेकिन काफ़ी सिंपल है सिंपल लीनियर रिग्रेशन को आर स्टूडियो में रन करना। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला काम है कि आपको अपनी फ़ाइल लोड करनी होगी। तो फाइल कैसे लोड करते हैं मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ आपको सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। और मेरे सामने ये फोल्डर है। तो कैसे करते हैं देखिए, यहाँ पे आप जाइए, होम क्लिक कीजिए और आपके जो फोल्डर्स हैं वो डायरेक्टरी पहले आपको सेट करनी पड़ेगी। डायरेक्टरी कैसे सेट करते हैं उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हैं वहाँ से। डायरेक्टरी एक बार सेट हो जाए तो उसके बाद आप नेविगेट कर सकते हैं, वीडियो को ब्राउज कर सकते हैं, अपनी फ़ाइल को ब्राउज कर सकते हैं और जहाँ भी आपकी फ़ाइल है उसको सर्च कर सकते हैं। तो मेरी फ़ाइल है रिकॉर्ड एक्सएलएस और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा मेरे सामने दो ऑप्शन आएंगे, व्यू फाइल, इंपोर्ट डेटा सेट। तो इंपोर्ट डेटा सेट पे क्लिक करने के बाद एक ऐसा डायलॉग बॉक्स आएगा जहाँ पे मुझे मेरी फ़ाइल का प्रीव्यू दिखाई दे रहा है और इंपोर्ट पे क्लिक करते ही ये आ जाएगा और ये कमांड भी देखिए एग्जीक्यूट हो गई प्रोग्रामिंग वाली कि कैसे फाइल को रीड किया गया है या इंपोर्ट किया गया है। ओके, तो इसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। तो मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं उसके ऊपर भी मेरा एक सेपरेट वीडियो, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं, लेट्स से SLR। SLR स्टैंड्स फॉर सिंपल लीनियर रिग्रेशन और कमांड है इसके लिए LM। LM स्टैंड्स फॉर लीनियर मॉडल और लीनियर मॉडल के बाद हमें अपना वेरिएबल्स का नाम देना होगा। तो एक बार फाइल में चलते हैं और मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हालांकि ये वही फाइल है जो एक्सेल में हमने यूज़ की थी जब सिंपल लीनियर रिग्रेशन समझा था और SPSS में। तो इसमें दो वेरिएबल हैं, सेल्स, एडवर्टीजमेंट। सेल्स हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, एडवर्टीजमेंट हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अब आपको सबसे पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखना है, सेल्स, और ये साइन आपने देना है। और देखिए यहाँ पे जो हमारा नाम है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वो है एडवर्ट। तो एडवर्ट आपने यहाँ पे नाम दे दिया। इसके बाद रन करें। अच्छा, इसके बाद आपको फाइल नेम और देना है। यहाँ पे एरर आ गया, तो डेटा इज इक्वल टू, और फाइल नेम क्या है, फाइल नेम है रिकॉर्ड। तो ये फाइल नेम सेलेक्ट हो गया है और इसको रन करें। इसके बाद आपको क्या करना है, समरी लिखना है और समरी में आपको अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, SLR। और जब आप इसे रन करेंगे तो आपके सामने ये सारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या सारी चीज़ें हैं इसमें। सबसे पहली चीज़ है रेसिडुअल्स। तो रेसिडुअल्स क्या होता है, रेसिडुअल होता है कि आपका जो ऑब्जर्व डेटा है, डिपेंडेंट वेरिएबल का जो ऑब्जर्व डेटा है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, यहाँ पे हमारा सेल्स है, ये इसकी ऑब्जर्व वैल्यूज़ हैं। अब हमने एक मॉडल निकाला है, मॉडल क्या है उसकी मैं इक्वेशन यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू BO प्लस B1 इंटू X प्लस एरर टर्म। BO और B1 क्या है, ये हमारे रिग्रेशन कोएफिशिएंट हैं और ये हमें कहाँ से मिलते हैं। अच्छा देखिए एक एक करके समझते हैं। y क्या है, y है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे है हमारा सेल्स डिपेंडेंट वेरिएबल। BO की वैल्यू क्या है, ये आ रही है हमारे यहाँ कोफिशिएंट से जो एस्टिमेट लिखा हुआ है, तो इसको हमने एस्टिमेट किया और ये है इंटरसेप्ट। तो 134.139 दिस इज द वैल्यू, ठीक है जी। तो ये वैल्यू है, या इसको 140 भी लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके, प्लस 0.096
ये हमारी एडवर्टाइजमेंट की एस्टिमेट की वैल्यू है 0.096 और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किससे, एक्स से। एक्स है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो यहाँ मैं एडवर्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है एरर टर्म, देखिए। तो अब यहाँ क्या है, ये हमारा सेल्स का हमारा ये मॉडल आ गया है, ये पूरा हमारा एक मॉडल है, ठीक है। ये हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन को रन किया तो हमारे पास ये एक मॉडल आ गया है और इस मॉडल का यूज़ करके हम सेल्स की, एडवर्टीजमेंट की कोई भी वैल्यू डालेंगे तो हमारी सेल्स की वैल्यू आ जाएगी, तो हम सेल्स की वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब जो हम सेल्स की वैल्यू को प्रिडिक्ट कर रहे हैं और जो सेल्स की वैल्यू हमें दी गई है, कहाँ पे दी गई है, यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो जब हम ये एडवर्टीजमेंट की ये वाली वैल्यू मॉडल में डालेंगे तो एक बार डाल के देखें, तो इसके लिए देखिए एक्सेल में चलना ज़्यादा सही रहेगा। सेल्स और ये था 139.140 इज इक्वल टू का साइन मैं और लगा लेता हूँ यहाँ पे, प्लस 0.096 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, यहाँ जो पहली एडवर्टीजमेंट की 10.26। तो देखिए सेल्स हमारा जो मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है वो 140.125 कर रहा है कि सेल्स होनी चाहिए 140.125 जब एडवर्टीजमेंट 10.28 आई थिंक 10.28 ही था, 10.26 सॉरी है। लेकिन हमें जो ऑब्जर्व वैल्यू दी गई है वो 330 दी गई है, तो यहाँ से आपका रेसिडुअल निकल के आ जाएगा इज इक्वल टू 330 माइनस 140, ठीक है। तो 189 का 189.875 का हमारा रेसिडुअल आ रहा है। तो ऐसी हम ये सारी वैल्यूज़ के लिए निकाल सकते हैं और हमें वो रेसिडुअल मिल जाएंगे। तो ये रेसिडुअल का मिनिमम, मैक्सिमम, फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, मीडियन, ये सब यहाँ पे कैलकुलेटेड है। तो ये रेसिडुअल्स होते हैं। अब ये एग्जैक्टली कैसे आ रही है वैल्यू, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हमने डिस्कस कर लिया है किस चीज़ को, कोएफिशिएंट्स को। तो कोएफिशिएंट टेबल में और भी कुछ सारी चीज़ें, देखिए पहले तो आपका ये एस्टिमेट आ रहे हैं, ठीक है, और इनको अनस्टैंडर्डाइज बीटा भी कहा जाता है। SPSS में अगर आप रन करेंगे तो ये उस टाइप से वैल्यू आएगी, उस टाइप से हेडिंग आएगी और इससे हम इक्वेशन बनाते हैं। ये जो हमारा 134.13 है, 0.096 है, ये हम लोग ये देख चुके हैं। इसके बाद आ रहा है आपका स्टैंडर्ड एरर। अब देखिए स्टैंडर्ड एरर क्या होता है। स्टैंडर्ड एरर जो है यहाँ पे वो है आपका कि वो आपको बताता है यहाँ जो ये एस्टिमेट्स की वैल्यू है ये अक्रॉस डिफरेंट सैंपल्स, अगर हम बहुत सारे सैंपल्स लें तो क्या वो सेम रहेंगी या अलग रहेंगी। तो अगर स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू छोटी है तो इसका मतलब अक्रॉस डिफरेंट सैंपल्स ये वैल्यू सेम रहने वाली है, और अगर स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू बड़ी है तो मतलब डिफर कर सकती है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एरर आपको ये बताता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे टी वैल्यू भी आ रही है। टी वैल्यू क्या है, टी टेस्ट आ रहा है। अब टी टेस्ट यहाँ पे क्या टेस्ट कर रहा है, तो टी टेस्ट यहाँ पे टेस्ट कर रहा है, नल हाइपोथेसिस है कि वैल्यू ऑफ बी इज 0, मतलब ये जो वैल्यू है एस्टिमेट की वो दे आर इक्वलेंट टू 0। अगर हमें अपने मॉडल, एक अच्छा मॉडल चाहिए तो हम चाहेंगे कि ये वैल्यू बी से सिग्निफिकेंटली, 0 से सिग्निफिकेंटली ये वैल्यूज़ डिफर करें, ठीक है। तो टी स्टैटिस्टिक्स इसी तरह इसको प्रेडिक्ट कर रही हैं। अब ये कैसे पता लगेगा, ये पता लगता है जब आप ये पी वैल्यू देखते हैं, ठीक है। तो पी वैल्यू है ये टी के लिए, और अगर ये 0.05 से छोटी है, ठीक है, तो ये तो बहुत ही छोटी है पहली वाली वैल्यू 0.000002, और दूसरी वैल्यू भी सेम है 0.05 से बहुत छोटी है, तो दे आर 0.00, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 0.05 से वैल्यू अगर छोटी है तो ये सिग्निफिकेंटली ये दो वैल्यू 0 से डिफरेंट है। तो ये एक अच्छा मॉडल में हम ये कह सकते हैं कि मॉडल को अच्छी तरह प्रेडिक्ट कर रहे हैं। क्या एडवर्टीजमेंट का कोएफिशिएंट, इंटरसेप्ट, ये दोनों इंडिविजुअली क्या कर रहे हैं, अच्छी तरह सेल्स को प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीका ये होता है, आप बता सकते हैं कि आपके मॉडल अच्छा है या नहीं है, इंडिविजुअल वैल्यू अच्छी है या नहीं। नेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो सिग्निफिकेंस वैल्यू लिखी है कोड के लिए। यहाँ पे ये जो आपकी पी वैल्यू है ये सिग्निफिकेंट किस लेवल पे, 3 स्टार, ठीक है, 0.001 से 2 स्टार, ठीक है, 0.0 अगर 0 ही है तो 3 स्टार मिलेंगे, तो ये तो ऑलमोस्ट 0 है। 0.001 होती तो डबल स्टार, सिंगल स्टार, इस टाइप से आपको ये वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है जी। इसके बाद आता है आपका रेसिडुअल स्टैंडर्ड एरर, और इसकी वैल्यू है 65.99। तो देखिए रेसिडुअल स्टैंडर्ड को
SPSS का जो हमें आउटपुट मिलता है तो वहाँ पे हम इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट, और एक्सेल में जब आता है तो उसको स्टैंडर्ड एरर ही बोला जाता है। तो ये क्या बताता है, ये आपके एस्टिमेटेड फिगर्स की एक्यूरेसी को बताता है कि वो कितनी अच्छी है। एस्टिमेटेड फिगर्स क्या है, हमारा मॉडल जो वैल्यू प्रेडिक्ट कर रहा है। तो अभी हमने देखा हमारा मॉडल पहले वाले उसके लिए तो 140 प्रेडिक्ट कर रहा था, ठीक है। तो ऐसे हम जब सारी वैल्यू निकालेंगे तो ये हमें बताएगा स्टैंडर्ड एरर कि आपका मॉडल कितना अच्छा है, ठीक है। और ये 198 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए बता रहा है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ें होती हैं, 198 डिग्री ऑफ फ्रीडम कहाँ से आ रहा है, ठीक है। ये मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है SPSS और एक्सेल का जो वीडियो है सिंपल लीनियर रिग्रेशन के ऊपर। हालांकि मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको कैलकुलेशन बताऊंगा कि ये कैलकुलेशन कैसे होती है रेसिडुअल स्टैंडर्ड एरर की या स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट की, ठीक है जी। तो अब आगे चलते हैं। आगे है इसमें मल्टीपल आर स्क्वायर। तो मल्टीपल आर स्क्वायर क्या है, ये सिंपल आर स्क्वायर है। तो एक्सेल में भी इसको आर स्क्वायर कहा जाता है, SPSS में भी आर स्क्वायर कहा जाता है। और अगर हम इस वैल्यू को जो 0.3346 लिखा हुआ है इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये परसेंटेज में हो जाएगी। इसका मतलब है रफली 33.46 या 33%, बिल्कुल राउंड ऑफ करके, या 33.5% हमारे मॉडल में एक्सप्लेनेशन हमें मिल रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है यहाँ पे, एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट सेल्स के अंदर जो भी वेरिएशन हो रही है, वेरिएशन का क्या मतलब है, वेरिएशन का मतलब है कि यहाँ पे सेल्स देखिए, पहली वैल्यू 330, 120, 360, 270, 220, ये सब वेरिएशन है ना। तो ये वेरिएशन क्यों हो रही है, एडवर्टीजमेंट इसको 33% एक्सप्लेन कर पा रहा है कि वेरिएशन क्यों है। तो कुछ और भी चीज़ें हैं, कुछ और भी वेरिएबल्स हैं जो हमने अपनी स्टडी में कंसिडर नहीं किए हैं, जो बाकी 66% का वेरिएशन एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट यहाँ पे 33% का एक्सप्लेनेशन हमें दे रहा है। इसके बाद देखिए एडजस्टेड आर स्क्वायर है। तो एडजस्टेड आर स्क्वायर को हम लोग मल्टीपल रिग्रेशन में पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ सिंपल लीनियर रिग्रेशन में इसको नहीं डिस्कस करेंगे। इसके बाद आती है आपकी एफ स्टैटिस्टिक। तो एफ स्टैटिस्टिक क्या बताती है आपको, एफ स्टैटिस्टिक बताती है कि आपका मॉडल कितना अच्छा है। और मॉडल कितना अच्छा है इसके लिए आपको फिर इसकी पी वैल्यू देखनी चाहिए, और पी वैल्यू अगर 0.05 से अच्छी है तो मॉडल आपका अच्छा है। मतलब ये इंटरसेप्ट और एडवर्टीजमेंट मिलके क्या ये सिग्निफिकेंटली प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को, सेल्स को, तो ये हमारा मॉडल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता लग रहा है एफ स्टैटिस्टिक्स 99.59 के लिए पी वैल्यू जो दिखाई दे रही है कि ये बहुत अच्छी तरह से प्रेडिक्ट कर पा रहा है, तो मॉडल अच्छा है। और इंडिविजुअली कि इंटरसेप्ट, एडवर्टीजमेंट, और अगर एडवर्टीजमेंट के अलावा भी कोई और वेरिएबल होते क्या वो इंडिविजुअली सिग्निफिकेंट हैं या नहीं है, तो वो हमें यहाँ से हमें पता लगता। तो एफ स्टैटिस्टिक्स के आगे कुछ और चीज़ें लिखी हुई हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। और SPSS और एक्सेल दोनों में ही जब रिजल्ट्स आते हैं तो उसमें सम ऑफ स्क्वायर्स और मीन सम ऑफ स्क्वायर्स की वैल्यू आती है, जिससे ये एफ स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट की जाती है। तो हमारे लिए क्रिटिकल होता है एफ स्टैटिस्टिक्स। तो आर स्टूडियो ने हमें सिंपल सिर्फ इसकी वैल्यू यहाँ पे निकाल के दे दिया, और सम ऑफ स्क्वायर्स और आपका जो मीन स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे नहीं दी गई है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है जब आप आर स्टूडियो में रन करेंगे या आप उसमें SPSS में रन करेंगे, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको रेसिडुअल भी नहीं मिलते हैं SPSS में और एक्सेल के अंदर, ठीक है। तो ये एफ स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, ठीक है, वो सम ऑफ स्क्वायर्स क्या होते हैं, इसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक दे दूंगा। और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम भी यहाँ पे 1 और 98 कैसे आ रहा है ये भी मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है काफ़ी अच्छी तरीके से, तो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तो होपफुली आपको समझ आया कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन कैसे रन करते हैं आर स्टूडियो में। बहुत सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।